नमस्कार मित्रों। मेरा मेरा नाम पुरुषोत्तम पराशर है और संजय की पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे पैंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है, कोविड फैला हुआ है, तो आप और आपके परिवार और आपके मित्र सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इसी कोविड के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें आपको उसके साइंटिफिक पार्ट, रिसर्च पार्ट, इसका इम्पैक्ट, ये सारे चीज़ हम वन बाय वन डील करेंगे और इन सब अगले आधे घंटे एक घंटे के बीच में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा इससे रिलेटेड। कोविड-19 इसको ब्रेक करके देखते हैं। को मीन्स कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस एंड D स्टैंड फॉर डिजीज एंड 19 स्टैंड फॉर ईयर। कोविड-19 जो है 2019 में दिसंबर में, आप जैसे आपको पता है कि चाइना से ओरिजिनेट होता है और पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। पहले ये इंडेमिक रहता है, फिर ये पैंडेमिक हो जाता है। इंडेमिक से मतलब है इंडेमिक और पैंडेमिक। इंडेमिक मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में कंसर्न है, ये किसी खास प्लेस पे एक डिजीज किसी भी टाइप का है वो फैला हुआ है। पैंडेमिक मतलब कि वहाँ से उठता है और पूरे जोन में, या तो कंट्री में हो जाए या वर्ल्ड में हो जाए या स्टेट में हो जाए, उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। अब ये वायरस किस टाइप का है जरा इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि सवाल इधर से ही आता है कि ये वायरस है क्या और किस टाइप का है। तो पहले ये समझते हैं कि फैला किससे है। फैला है जानवरों से, तो इसको हम बोलेंगे जूनोटिक डिजीज। जब ये जू, जैसे आप समझते हैं जू का मतलब जहां जानवर वगैरह रहते हैं उससे, तो ये जूनोटिक, बेसिकली ये हो गया जूनोटिक डिजीज। ये हो गया जूनोटिक डिजीज। इसके साथ साथ और क्या क्या इसका क्वेश्चन इससे बनता है। ये एक राइनो वायरस है। ये राइनो वायरस है। ये राइनो वायरस का मतलब क्या होगा? अगर आपने थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में, या अपने अगल बगल फ्रेंड्स वगैरह या अपने रिश्तेदार या किसी मेडिकल शॉप या किसी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने वर्ड सुना होगा राइनाइटिस। उसका मतलब है कि इससे, ये राइनो वायरस से आपको क्या क्या होने का संभावना है। कोल्ड, कफ, ये सारे चीजें हैं। तो ये राइनो स्टैंड फॉर दैट थिंग कि इससे आपको कोल्ड एंड कफ होगा। अगर सवाल ये बने कि राइनो वायरस क्या क्रिएट करता है, किस तरीके का आपके अंदर डिसईज, यानी आपके अंदर जो ईजनेस है, पहले डिजीज समझते हैं डिजीज है क्या। आपके अंदर जो ईजनेस है और वो ईजनेस को खत्म कर दे, देखते हैं पहले। ये डिस और ईज, आपके अंदर के ईजनेस को जो खत्म कर दे वो होता है डिजीज। तो ये क्रिएट कैसे करेगा? आपके अंदर कोल्ड एंड कफ, ये क्रिएट करके आपके अंदर डिजीज क्रिएट करता है। तो ये है राइनो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने इसमें सुना होगा कि कोरोना, इसके साथ एक वर्ड
आ रहा है कोरोना। ये कोरोना आपने कई जगह सुना होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है क्राउन। किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीजें लगी होंगी उसके ऊपर सजा होगा, जो ताज होगी, जैसे राजा के सर पे ताज होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोना। और कोरोना आपने एक जगह सुना होगा सन, सूरज के ऊपर। तो इससे एक सवाल हम बनाते हैं कि सन के 3 पार्ट है, कोर, सरफेस एंड आउटर लेयर, जिसको कहते हैं कोरोना। ये 3 पार्ट है सन के, कोर, सरफेस एंड आउटर लेयर, दैट इज कोरोना। अब अगर सवाल ये पूछे कि इसमें से हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, ये आपका कोर हुआ। कोल्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो ये आपका सरफेस हुआ। लेकिन ये टेक्निकल बात ये है कि सरफेस कोल्ड है और ये व्हाट अबाउट द कोरोना, ये कोरोना क्या है। तो ये आप नोटिस करेंगे कि कोरोना जो है ये रिसर्च का फील्ड है, ये इससे ज्यादा हॉटेस्ट है। तो अगर हम अरेंज ऑर्डर पूछ दे कि एक अरेंज ऑर्डर दे दे कि कौन सा सही है, हॉटेस्ट का असेंडिंग ऑर्डर बना दें, हॉटेस्ट का असेंडिंग ऑर्डर बनाएं, तो सबसे पहले कोल्ड में आएगा सरफेस, फिर आएगा कोरोना और फिर आएगा कोर। इससे 2-3 तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हॉटेस्ट कौन सा है, 4 आपको ऑप्शन दे दिया, उसमें आप कोर लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर दे दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यानी आपको कोर सबसे हॉटेस्ट है, उससे कम कोरोना, उससे सरफेस, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपने उससे कोविड के अंदर ही कोरोना एक शब्द है, उससे आपने सन के बारे में समझा। तो अभी तक आपने समझा डिजीज क्या होता है, राइनो वायरस क्या होता है, राइनो वायरस क्या क्रिएट करता है, और कोरोना को कैसे कैसे जगह हम डिफाइन कर सकते हैं और कहां कहां इसको हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। अब आप जैसे पता है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेम्पररी नाम दिया था कोविड-19, लेकिन इसके वायरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको नाम, ये टेम्परेरी नाम था, इसने बाद में नाम चेंज किया, जो परमानेंट हुआ सार्स कोव 2, ये इसका परमानेंट नाम हुआ। अब इसको थोड़ा सा, ये 3 सबको समझेंगे, सार्स को भी समझेंगे, कोव को भी समझेंगे और 2 को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों नाम दिया गया, क्योंकि सवाल इससे बनेगा और पहले भी बनता आया है। अगर आप जाके अपने किसी भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह चेक करेंगे तो या तो करंट अफेयर में या साइंस के किसी स्टैटिक पार्ट में आएगा। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी एंड दिस इज कॉल्ड सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम ये बताता है कि एक्यूट मतलब तुरंत कोई चीजें एकदम से घटना जो घटती हो उसको एक्यूट बोलते हैं, और ये सीवियर हो जाता है। और ये किस चीज को इंपैक्ट कर रहा है, रिस्पायरेटरी को। ये सवाल अगर पूछेगा कि बॉडी के कौन से पार्ट को ये इंपैक्ट करता है, तो ये रिस्पायरेटरी पार्ट को इंपैक्ट करता है, और ये सिंड्रोम जो बीमारी से रिलेटेड है। नाउ दिस इज कॉल्ड कोव। कोव स्टैंड फॉर कोरोना, और मैंने आपको समझा दिया कि कोरोना का मीनिंग एक्चुअल में ये कोई बीमारी नहीं है। कोरोना का मतलब है कि उसके सरफेस पे जो ताज से बने हुए एक डिजाइन में अभी आपको स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूं, वो कोव, उसका मतलब है कोव। और 2 यानी ये दोबारा आया हुआ है, यानी दोबारा आया हुआ है तो पहले भी कोई ना कोई आया होगा।
तो पहले क्या आया है उसको देखते हैं। ये मिटा दे रहा हूं ना। उससे पहले आया हुआ है मर्स कोव 1। मर्स कोव 1 आया हुआ है। ये मर्स कोव 1 क्या है? मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और ये आया हुआ है 2013 में। यानी आपको एक और चीजें पता चली, राइनो वायरस है, ये चीजें समझ में आई आपको कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इंपैक्ट करता है, जो हमारे ये गले का होता है, ठीक है, इसको इंपैक्ट करता है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में आया हुआ है पहले ये, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट में आया हुआ है, और साथ में और ये फर्स्ट टाइम में वहां इसको कोव को उन्होंने उसके स्पाइक्स, उसकी कोरोना को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से, तो ये पाया कौन से माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको स्ट्रक्चर को। अब हम इसके और कुछ चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इससे आपको बेहतर तरीके से इसको समझने में हेल्प मिलेगा। ये है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो समझते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पाइक, दिस इज कॉल्ड membrane, and this is envelope. इसके अंदर आरएनए, ये स्ट्रक्चर समझे आप। ये इसके अंदर है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर है आरएनए, और इसको पूरा कवर कर रहा है इन्वेलप, और इन्वेलप के ऊपर है ये स्पाइक्स। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको हम देखते हैं। इससे एक सवाल बना कि ये किस टाइप का वायरस है, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? ये है आरएनए वायरस। एक और सवाल, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ कुछ केस में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, लेकिन यहां ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, एसएस आरएनए। स्पाइक्स, इस स्पाइक का क्या काम है? ये जो बॉडी के सेल्स है, ये हमारे सेल्स हैं, जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के सेल्स हैं, उससे जाके ये बाइंड होता है, ये बाइंड होता है, इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। इसका काम स्टार्ट होता है इन्वेलप एंड मेम्ब्रेन से, ये केवल बाइंड होता। अब ये सवाल एक आता है कि बाइंड जो प्लेस करता है, ये रिस्पायरेटरी प्लेस पे ही क्यों बाइंड होता है? एक सवाल ये डेफिनेट आएगा, और यहां नहीं आए कहीं और आए, लेकिन ये सवाल बनता है। तो ये जो सेल्स ऑर्गेनल्स है, ये सेल्स ऑर्गेनल्स है, सेल्स ऑर्गेनल्स है मतलब ये जो ऑर्गन के ऊपर जो पार्ट है, इसके ऊपर एक कलर चेंज करते हैं। एंजियो
एंजियोटेंसिन, अच्छे से याद रखना है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, व्हाट इज दैट, ACE2। इस ACE2 एंजियोटेंसिन एंजाइम 2, इसके स्पाइक इससे बाइंड करते हैं, ऐसे लॉक की एंड लॉक मैकेनिज्म थोड़ा बहुत आपको आता होगा। और एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस वन बाय वन समझते हैं। स्पाइक सेल ऑर्गेनेल के पास गया, कैसे गया, थ्रू एयर। नॉर्मली ये एयर से ही कंटामिनेट होता है, एयर के थ्रू, एयर टू एयर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो स्पाइक गया सेल ऑर्गेनल के पास, उस सेल ऑर्गेनल के पास जिसके पास ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है, ACE2 है, उससे बाइंडिंग होती है। और बाइंडिंग के बाद एक प्रोसेस होता है इंडोसाइटोसिस। इसको रटना कुछ नहीं है, वन बाय वन समझना। इंडो, इस वर्ड को समझते हैं, इन मतलब अंदर की तरफ जाना। इसको जैसे ही हम इंडो बोलते हैं, ये समझिए कि एक ऐसा प्रोसेस है। और साइटो, ये साइटो का मतलब होता है जो सेल्स से रिलेटेड कोई चीज होती होगी। तो सेल्स के अंदर एंट्री को इंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो किस प्रोसेस से एंट्री हुआ, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से एंट्री हुआ। कौन से सेल्स ऑर्गेनल के पास है, जिसके पास ACE2 एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम 2 जिसके सेल सरफेस पे होगा, और ये स्पाइक के थ्रू एंट्री होगा, उससे कंबाइन करेगा और डिजीज क्रिएट करेगा, ये इन्वेलप एंड मेम्ब्रेन। समझ गए आप, ठीक है। अब इसको आगे और थोड़ा सा ले चलते हैं। अब इसको देखते हैं कि एक है, आपने एक नया टर्म सुना, RNA और DNA। तो इसको भी देख लेते हैं, इससे भी रिलेटेड सवाल बनते हैं थोड़ा से। इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में डिफरेंस समझते पहले। सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड ये DNA जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब यहां देखिए, ये राइबोज और यहां डीऑक्सीराइबोज। डी मतलब, डीऑक्सी मतलब एक यहां कुछ इससे कम है। एक OH ग्रुप होता है, इतना टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से ये डीऑक्सीराइबोज कहलाता है। आगे देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर है। इसके बेस पेयर्स को समझते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, और यहां एडेनिन एंड थाइमिन।
एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, थाइमिन। और यहां दोनों कॉमन है, गुएनिन साइटोसिन, गुएनिन साइटोसिन। यानी डिफरेंस कहां है, इसमें यूरासिल प्रेजेंट है और इसमें थाइमिन प्रेजेंट है। तो समझने वाली बात है, आरएनए में यूरासिल है और डीएनए में थाइमिन है। ये अगर आप समझते हैं बेसिक डिफरेंस, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ यूरासिल प्रेजेंट है, यहाँ थाइमिन प्रेजेंट है, बाकी सब कॉमन है। इसको याद करने का सिंपल से AU, एक न्यूमेरिक है AU सिंगल के लिए, AT डीएनए। अभी तक आपने क्या क्या समझा? आपने वायरस को समझा, वायरस के टाइप को समझा, क्रिएट क्या करता है डिजीज इसको समझा, साथ साथ आपने इससे लिंक आरएनए एंड डीएनए इसको समझा, इस कोविड का मीनिंग समझा। अब इसको हम थोड़ा सा और डीपली जाते हैं कि ये किस किस बॉडी के किस किस पार्ट को इंपैक्ट करता है और कैसे करता है। ये बॉडी के हार्ट मसल्स, लंग्स, किडनी, इनको इंपैक्ट करता है। और कैसे करता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये तीन चीज को इंपैक्ट करता है, कैसे करता है इस चीज को हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको उस समय बताया कि इन के ऊपर ACE2 करके एक इंजाइम है, इनके ऊपर ACE2 करके इंजाइम है और कोविड का जो स्पाइक्स है जो जाके इनसे बाइंड होता है और उसके बाद सेल्स के अंदर जाके क्या क्या करता है वो चीजें देखते हैं। एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये अक्सर आपने घटना चक्र वगैरह देखी होगी तो इसमें ये सब आता है। ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें, इसी वर्ड को ही समझ लेते हैं, इसको टेक्निकली जाने के बजाय। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं और इसी चीज को किसी फॉर्मेट में, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज वगैरह है, किसी एक सिंगल फॉर्मेट में, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं या बाइलिंगुअल बोल रहा हूं, तो दोनों चीजों में इसको लिख लेना है। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और ट्रांसलेशन, इंग्लिश में बोला या हिंदी में बोला, उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो उसको हमने बोला, उसको हमने कहा ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए टू आरएनए में सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टू आरएनए में सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे इंग्लिश में जो अभी मैं प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ उसी को उसी लैंग्वेज में लिख देना। और ट्रांसलेशन में मतलब कि यहां आरएनए क्या कर रहा है, अपने मटेरियल को यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए एज इट इज सेम जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसलेशन आरएनए यूज कर रहा है मैसेंजर आरएनए टू इसको कन्वर्ट करने में प्रोटीन में। और प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड इन नेचर है।
तो आपने इसमें एक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड समझा, ट्रांसलेशन वर्ड समझा। अब कुछ चीजें थोड़ी सी इसकी देखते हैं कि क्रोनोलॉजी इसका क्या रहा है। जैसे आपको पता है 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट स्टेज ट्रांसमिशन, सेकेंड स्टेज ट्रांसमिशन, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में होता है लोकल, एक परिवार के अंदर या एक खास पर्टिकुलर एरिया के अंदर, छोटे से ग्रुप के अंदर। लोकल में या तो परिवार होगा या ग्रुप होगा, हॉस्पिटल, कॉलेज, एक छोटी सी कॉलोनी वगैरह। इसमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे से या आपसे या आपके परिवार से किसी से भी इन्फेक्शन हुआ होगा तो इस पर्सन से हमें इन्फेक्शन हुआ है। सेकेंड स्टेज में स्कूल, कॉलेज या परिवार, इससे बाहर कॉलोनी या अगल बगल के थोड़ा सा और एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया में फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि आप सोर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, दोनों में सोर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेज होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो आपने बहुत सारे सुने होंगे। और ये सवाल पूछेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आप सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, किस सोर्स से आप इन्फेक्ट हो गए या कोई भी पर्सन इन्फेक्ट हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है? तो जैसे सरकार, आपको पता है कि कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है इसको कंटेन करने के लिए, वर्ल्ड की गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट या किसी कंट्री की गवर्नमेंट इसको खत्म कर दे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। और ऐसा हो जाए कि ये लोकलाइज हो जाए, किसी एरिया में हमेशा प्रिविलेंट ही रहे, किसी एरिया में हमेशा ये मौजूद ही रहे, तो उस केस को हम बोलेंगे इंडेमिक हो गया। जैसे डेंगू और मलेरिया आए दिन, बारिश और गर्मी, इन दोनों के जब कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है तब ये ज़्यादा फैलते हैं, तो वो इंडेमिक होता है। और यही इंडेमिक जो फेज आती है उसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं। अब इसको सरकार ने, आपने सुना होगा कि होम मिनिस्ट्री ने कुछ कुछ लॉ पास किए, इसको कंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए बोला है। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और वो किस लॉ के थ्रू आया होगा, तो जैसे इसके लिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री वगैरह देखते हैं। आपने हिस्ट्री में चापेकर बंधु का नाम सुना होगा, जिन्होंने WC रैंड करके एक इंडियन सिविल सर्वेंट था, उसको 1897 में मार देता है। तो उससे ही रिलेटेड ये चीज़ें आई है। उस समय एक बीमारी फैलती है, बुबोनिक प्लेग। तो आप हिस्ट्री इससे रिलेटेड आज जो भी चीज़ होगा ना, आपको सारे चीज समझते हैं। बुबोनिक प्लेग 1897 के आसपास की घटना है, ये फैलता है। अब हम इससे दो तो और कुछ कुछ चीज इससे क्या क्या देखते हैं आज, इससे हम हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा बहुत इसका उस समय का लॉ क्या रहता है उससे आज कैसे कोरिलेट कर सकते हैं उसको देखते हैं, और साथ साथ इसका साइंस की भी कुछ चीजें देखते हैं। बुबोनिक प्लेग क्या है? एक बैक्टीरिया से फैलने वाली, बैक्टीरिया से, ये सवाल आएगा कि बुबोनिक प्लेग फैलता किससे है, तो ये बैक्टीरिया से फैलता है। और बैक्टीरिया का नाम पूछ लिया तो यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस इस बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये बुबोनिक प्लेग फैलता है।
और ये भी जूनोटिक डिजीज है। ये चीज आपने समझा। उस समय एक ये जितनी तेजी से फैल रहा था और इस समय इतने ज्यादा साइंस डेवलप नहीं थी कि हम तुरंत से मेडिसिन बना दें और ये सारी चीज कर ले। तो ठीक वैसे ही जैसे आज एकदम से इन वैक्सीन तैयार करने में टाइम लगा, तो उस समय भी गवर्नमेंट ने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करते हैं, जो भी बीमार है उनको कम्युनिटी से बाहर निकाल के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली जैसे आज की माहौल है उस समय भी एक ऐसा ही माहौल होगा। और उस समय एक एक्ट लाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है, और ये आज का मुंबई जो उस समय का बॉम्बे था, आज का मुंबई जो उस समय का बॉम्बे था, उस समय एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये नोट करने वाली बात है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल फॉर्मेशन किया था। ये स्टेट गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई बीमारी कंटेन नहीं की जा सकती तो इस एक्ट को, नॉर्मल ट्रीटमेंट से कंटेन नहीं की जा सकती तो इस एक्ट को लागू करते हैं, ताकि इसके अंदर ही सोशल डिस्टेंसिंग से लेके बहुत सारी चीजें लागू होता है। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, इससे आपका थोड़ा सा इथिक्स का भी सवाल बनता है। इथिक्स का कैसे सवाल बनेगा? चापेकर बंधु ने आपके हिसाब से क्यों मारा होगा? जब वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट ठीक ठाक काम कर रहा है तो वो उसे क्यों मारेंगे, जबकि उसके भले के लिए आए हुए हैं? उसके हाई हैंडनेस, ये डब्ल्यू सी रैंड है, ये इंडियन सिविल सर्वेंट है, ये तरीके से हैंडल नहीं करता है। इसमें उसके ऊपर कई सारे इल्जाम लगे कि वुमेन्स की मोडेस्टी को वायलेट करता है, प्राइवेसी को वायलेट करता है, जो पेशेंट है उसके साथ ठीक से पेश नहीं आता है। कई सारे, आप अभी आजकल आपने भी देखा होगा इस तरीके की जो चीज आते हैं तो आपको भी फ्रस्ट्रेशन आती है। तो उसके वजह से चापेकर ब्रदर्स इसको एसेसिनेट करते हैं। तो ये सेम चीज, ये एक्ट अभी लागू हुआ, ये अभी का नहीं है, 1897 का है, और इसको 2020 में अमेंडमेंट लाके इसमें थोड़ी सी मॉडिफाई किया गया और इसको लगाया गया, क्योंकि अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये एक्ट जो है 1897 में आया था। और ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे ये भी देखने वाली बात है। बाल गंगाधर तिलक, ये इससे इन्फ्लुएंस हुए। इनके दो निकलते हैं, एक मराठा और एक केसरी, दो इनके पेपर निकलते हैं, मराठा और केसरी। मराठा आता है, ये भी सवाल हिस्ट्री से पूछते हैं, ये इंग्लिश में। केसरी ये मराठी में, और यहां कंफ्यूज लोग होते हैं, ये नहीं है, मराठा मराठी में नहीं है, मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठी में है। और इस पेपर से इन्फ्लुएंस होके चापेकर बंधु ने डब्ल्यू.सी. रैंड का मर्डर करते हैं और गवर्नमेंट इन पे चार्जेज लगाती है और ये 18 मंथ के लिए जेल में चले जाते हैं। आपने देखा कि कोविड से हम स्टार्ट करते हैं और हम हिस्ट्री तक पहुंचते हैं, साइंस की सन तक पहुंचते हैं। हम इसको और भी कई सारे डायमेंशन में देख सकते हैं। अब कोविड फैलने से एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ी। तो दो तीन चीज इस दौरान इकोनॉमी में स्पेशल आपने जो कभी नहीं सुना होगा, खासकर इंडिया के केस में, दो तीन वर्ड आता है इकोनॉमी के अंदर और वर्ल्ड के अंदर।
एक होता है इंडिया के लिए टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन। और वर्ल्ड में आपने सुना होगा क्रूड ऑयल का, जो आजकल सब लोग परेशान है, बहुत महंगा है, ये निगेटिव में चला गया था। दो चीज आपने सुनी होगी, एक टेक्निकल रिसेशन, क्रूड ऑयल निगेटिव में चला गया था। पहले हम टेक्निकल रिसेशन को समझते हैं। टेक्निकल रिसेशन होता है कि 2 क्वार्टर जीडीपी निगेटिव की तरफ जाती है। 2 क्वार्टर जीडीपी निगेटिव की तरफ जाता है तो टेक्निकल रिसेशन होता है। रिसेशन से कैसे डिफरेंस होता है? रिसेशन में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली जीडीपी नीचे की तरफ जा रही है, 2, 3, 4। टेक्निकल में होता है कि आप 2 ही क्वार्टर जा रहा है, उसके बाद जीडीपी बाउंस बैक होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्निकल में 2 क्वार्टर में निगेटिव रहती है। और क्या डिफरेंस है? ये सिंगल कॉज की वजह से होता है निगेटिव। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और उसकी वजह से निगेटिव हो गया। रिसेशन में कई सारे रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं रिसेशन होने के लिए। तो ये टेक्निकल रिसेशन और आपने रिसेशन के बीच में जाना। और टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, साथ में एक और वर्ड पढ़े होंगे, डिप्रेशन। 1930 में डिप्रेशन यूएसए में आता है। इसमें क्या होता है, जीडीपी कंटिन्यूअस मोर देन 1 ईयर्स टर्न इनटू बी नेगेटिव स्टेट। मोर देन 1 ईयर्स जीडीपी निगेटिव, तो ये क्या हो गया, डिप्रेशन। डिप्रेशन 1 साल से ज्यादा रिसेशन में जा रही है, जीडीपी कंटिन्यूअस क्वार्टर ऑन क्वार्टर निगेटिव जाता जा, तो वो डिप्रेशन हो गया। 2 क्वार्टर निगेटिव, दैट इज ए टेक्निकल डिप्रेशन। एंड मोर देन 2 क्वार्टर मल्टीपल रीजन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ये अगर आपका एमसीक्यू में पूछता है तो इस तरीके से सवाल आएगा। अब हम थोड़ा सा ये क्रूड ऑयल के ऊपर भी देख लेते हैं। वर्ल्ड में 2 टाइप का क्रूड ऑयल है, एक WTI और एक ब्रेंट क्रूड। पहले ये देख लेते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है। WTI का फुल फॉर्म होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और ये ब्रेंट, जैसे आपको वर्ड से पता चलता होगा, टेक्सास ये यूएसए का, ये अमेरिका साइड में जो एक्सप्लोरेशन होता है ऑयल का, ये WTI टाइप का होता है। और ये इंग्लैंड एंड मिडिल ईस्ट, इसमें जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन होती है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल होती है। अब इसमें आपने निगेटिव में ये आ गया, ये कैसे आ गया थोड़ा सा इसको जानते हैं, ज्यादा जानने डीप जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऑयल जो होता है फ्यूचर ऑप्शन इस सारे में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑयल को फ्यूचर में बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया, लेकिन एकदम से वर्ल्ड में लॉकडाउन होने की वजह से ऑयल की डिमांड घट गई, सारे जगह से जितने भी थे ऑयल स्टोर थे वो फुल हो गए, तो लोगों के पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी और उनके पास लीगल लाइसेंस नहीं थे कि वो कैसे स्टोर करें। तो उन्होंने फ्यूचर और अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना हो शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ में प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। तो उसकी वजह से लोगों ने अपने जो हाई रेट पे खरीदे थे, पेनाल्टी के डर से कि अगर वो घर में कोशिश करेंगे ऑयल तो पेनलाइज हो जाएंगे, रखने की जगह नहीं है, उसमें भी उनको कॉस्टिंग पड़ जाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट हो जाएगा, तो डंप करना शुरू कर दिया। तो डंप करने की वजह से ये जो हो गया, कुछ दिन के लिए निगेटिव में टर्न हो गया था। ये निगेटिव में टर्न नहीं हुआ था, ये WTI के कॉन्टेक्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में डाल के पूछ सकते हैं।
और मुझे लगता है कि मैंने कोविड से रिलेटेड सारी चीज़ कवर कर ली। हाँ, एक और है डबल म्यूटेंट। आजकल आपने उसके लिए 15-15 आधा घंटा के लंबे लंबे लोग लेक्चर बना रहे हैं, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डबल म्यूटेंट क्या है? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस हो गया, ज़्यादा फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दो वेरियस दो वेरियस या डिफरेंट म्यूटेंट वायरस जब कंबाइन हो जाएगा तो डबल म्यूटेंट वायरस कहलाता है वो। एक ये म्यूटेशन हुआ, एक ये म्यूटेशन हुआ, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये डबल म्यूटेंट वायरस क्रिएट हो जाता है। तो आई होप सो कि सारे चीज से रिलेटेड, करंट अफेयर, हिस्ट्री, इकोनॉमी और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन। थोड़ा सा वैक्सीनेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। इंडिया ने 2 टाइप का वैक्सीनेशन डेवलप किया है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक का, कंप्लीट इंडियन ये सीरम इंस्टीट्यूट प्लस एस्ट्राजेन का। ये सवाल यहां से भी पूछ सकता है। एस्ट्राजेन का ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। जहां एक फॉरेन कंपनी है और एक इंडियन कंपनी है। तो ये कोविशील्ड है, ये फॉरेन और इंडियन की कॉम्बिनेशन है। ये कंप्लीट इंडियन है जो भारत बायोटेक का प्रिपरेशन है। ये यहां से एक सवाल बन सकता है कि किस कंपनी ने कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर कर दी। मैचिंग से रिलेटेड या सही गलत वगैरह जो हो उससे रिलेटेड ये सारे सवाल बन जाएंगे वैक्सीनेशन से। और साथ में आपने एक सॉफ्ट पावर सुना होगा आईआर में। सॉफ्ट पावर, इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन डिप्लोमेसी को यूज कर रही है। वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्री जो एफर्ड नहीं कर सकती उसको हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे हमारी गवर्नमेंट का, हमारे कंट्री का इमेज जो है एक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है। लेकिन वो सॉफ्ट नेचर में, किसी को हम डोमिनेट नहीं कर रहे, किसी को हरास नहीं कर रहे, उस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरी होगा आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपका डाउट वगैरह दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।